सभी दोस्तों को जय गुरुदेव। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल शिव सूत्रा में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, तंत्र जगत अपने अंदर इतने रहस्य छुपाए बैठा है कि कई बार जानकर भी विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तंत्र को जानने और समझने की इसी जिज्ञासा में मैंने अनेकों स्थानों की यात्राएं की और कुछ ऐसे साधकों से भी मिलना हुआ जिन्होंने तंत्र को वास्तव में जिया है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही गुरु सेवा और साधनाओं को समर्पित कर दिया है। दोस्तों, मैं स्वयं भी जब से इस तंत्र के मार्ग से जुड़ा हूँ, अनेक प्रकार की साधना प्रयोग करता ही रहता हूँ ताकि इसके रहस्यों से पर्दा उठाकर इस दुनिया में झांक कर देख सकूं। और खुद काफी प्रयास करने के बाद जब कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला तो मैंने गुरुदेव से मिलने का निश्चय किया और उनसे मिलने के लिए घर से निकल पड़ा। गुरुजी अपने घर के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मैंने जाकर उनके चरण स्पर्श किए और उनके पास ही बैठ गया। कुछ रुक कर बोले, बता क्या बात है, अब क्या जानना चाहता है। मैंने कहा, गुरुजी साधना प्रयोग तो कर रहा हूँ, लेकिन अब सूक्ष्म जगत को जानने की काफी इच्छा हो रही है। शक्तियों की सिद्धि कैसे होती है, वो कैसे काम करती हैं और हमारे क्या क्या काम आ सकती हैं, ये सब कुछ जानना चाहता हूँ। गुरुजी, अभी किसी को सिद्ध करने की इच्छा नहीं है, बस इन्हें जानने और समझने की इच्छा है, अगर आपकी कृपा हो तो। इतना कहकर मैं उनके चेहरे की तरफ देखने लगा। कुछ सोचकर बोले, बेटा, जानने और समझने का गुण तो शिष्य में होना ही चाहिए। फिर थोड़ा रुक कर कहा, जबलपुर जा सकते हो? मैंने कहा, जी गुरुजी, बताइए कब जाना है। बोले, 10-15 दिन में तैयारी करके मुझे बता देना, मैं प्रकाश को बोल दूंगा, तुझे लेने आ जाएगा। वहीं सरस्वती घाट के आसपास कहीं रह रहा है। और फिर कुछ और बातें करके मैं गुरुजी के पास से घर के लिए निकला। रास्ते भर यही सोचता रहा कि कौन है ये प्रकाश जी जिनके पास गुरुजी भेज रहे हैं। आखिर कौन से नए रहस्य खुलने जा रहे हैं। खुशी और एक्साइटमेंट दोनों थी। घर पहुंचकर उसी दिन निकल गया जबलपुर की टिकट बुक करवाने के लिए। जबलपुर पहले भी 3-4 बार जाना हुआ था। भेड़ा घाट, 64 योगिनी मंदिर, भैरव मंदिर, माँ बगलामुखी का मंदिर, इन सारी जगहों की यादें दोबारा दिमाग में तैरने लगी। दोस्तों, किसी समय तंत्र का गढ़ हुआ करता था यह शहर। सिद्धों और साधकों की कहानियों के लिए प्रसिद्ध। और 64 योगिनी मंदिर तो स्वयं इतने रहस्यों से भरा हुआ है कि आज भी रात को उसके कपाट बंद करने पड़ते हैं। खैर, टिकट बुक हो गई और गुरुजी को जाने का दिन भी बता दिया और उनसे प्रकाश जी का नंबर भी ले लिया था। 12 दिन बाद निकलना था जबलपुर के लिए और धीरे धीरे वो दिन भी आ गया। मैं ट्रेन से जबलपुर स्टेशन पे उतरा और सबसे पहले भैरव बाबा के दर्शन के लिए बाजना मठ गया। भैरव बाबा के दर्शन किए और वहीं से फोन भी कर दिया प्रकाश जी को। उन्होंने बताया कि सरस्वती घाट के पास पहुंचकर फोन कर लेना। और फिर मैं अपना छोटा सा बैग उठाकर चल दिया। ऑटो वाले ने सरस्वती घाट तक छोड़ दिया था। दोस्तों, जुलाई का महीना था और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सिर फटने को हो रहा था। एकदम मेरे सहन से बाहर ही हो गई थी गर्मी। मैंने कपड़े निकाले और नहाने घुस गया माँ नर्मदा के जल में। तब जाकर कहीं राहत मिली। नहाने के बाद मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने वहीं पर रुकने के लिए बोला। करीब करीब आधे घंटे के बाद उनका फोन आया। बोले, कहाँ हो? मैंने उन्हें अपनी लोकेशन समझाई तो दूर से ही आवाज लगा कि हाथ के इशारे से मुझे बुलाने लगे। करीब 5 फुट 7 इंच के आसपास की हाइट का एक सांवला सा आदमी कुर्ता पजामा पहने हुए मुझे बुला रहा था। मैंने भी हाथ उठाकर आने का इशारा किया। थोड़ा सा पास पहुंचने पर बोले, जय गुरुदेव। मैंने भी जय गुरुदेव बोलकर उनका अभिवादन किया। उनकी उम्र करीब करीब 47-48 साल के आसपास रही होगी। औपचारिकता बस हालचाल पूछा। उन्होंने मेरी यात्रा के बारे में पूछा। मैंने कहा सब कुछ ठीक रहा, बस अभी अभी बाजना मठ से भैरव बाबा के दर्शन करके ही आ रहा हूँ। तो सुनकर खुश हो गए। बोले, जबलपुर आके बाबा का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। और फिर हम लोग नदी के किनारे किनारे ही उनके घर की तरफ चल पड़े।
करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद उनका मकान आया। गांव से थोड़ा दूरी पे 2 कमरों का एक छोटा सा मकान था, जिसमें से एक छोटे कमरे को उन्होंने अपना साधना कक्ष बनाया हुआ था और दूसरे कमरे में उनका बाकी का सारा सामान रखा हुआ था। सामने ही थोड़ी कच्ची जमीन भी छोड़ रखी थी बैठने के लिए। घर में काफी साफ सफाई थी और सारा सामान एकदम व्यवस्थित था। उस घर में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। दोस्तों, शाम होने ही वाली थी और चाय पीते पीते साधनाओं और तंत्र जगत पे चर्चा चल रही थी। मैंने उन्हें आने का अपना कारण भी बताया। कहने लगे, गुरुजी की आज्ञा है, जो कुछ है उन्हीं का दिया हुआ है, मुझसे जितना हो सकेगा बताने की कोशिश करूंगा। फिर ऐसे ही और भी बहुत सी बातें हुई। फिर कहने लगे, अभी आराम कर लो, मैं थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। मैंने कहा, जी ठीक है, और वो अंदर चले गए। और मैं वहां बैठा बैठा सोचने लगा, आखिर गुरुजी ने यहाँ क्यों भेजा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इनके घर में कोई दिख भी नहीं रहा है, शायद अकेले रहते हैं। घर में सामान भी कुछ ज्यादा नहीं था। दोस्तों, मुझे यात्रा की थकान तो थी ही, और इसी असमंजस में सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। करीब 1.5 घंटे बाद उन्होंने जगाया। बोले, जल्दी से नहा लो, फिर पूजन करते हैं। शाम के करीब 7 बजने वाले थे। मैंने स्नान किया और उनके साथ उनके साधना कक्ष में चला गया। पूजन और आरती के बाद हम बाहर आकर बैठ गए। वो जनरल बातें करने लगे। क्या करते हो, गुरुजी से कैसे मिले थे, साधना मार्ग में कहाँ तक पहुंचे हो, ऐसे ऐसे कई सवाल उन्होंने पूछे। मैंने भी उन्हें सारी बातें बताई। फिर मैंने पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, ये जगह मैंने अपनी एक विशेष साधना को करने के लिए किराए पे ली हुई है, 3 महीने की छुट्टी लेकर। बोले, परिवार के लोगों के पीछे डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहती है। वैसे मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ और पोस्ट ऑफिस में जॉब करता हूँ। मैंने तुरंत ही दूसरा सवाल पूछ लिया, कौन सी विशेष साधना भाई जी? कहने लगे, माँ बगलामुखी की। मैंने कहा, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? तो हंसने लगे। बोले, नहीं, तू तो मेरा गुरु भाई है, और जब गुरुजी ने भेजा है तो डिस्टर्बेंस कैसी? मैंने ये सोचकर कि कहीं ये फिर इधर उधर की बातें शुरू ना कर दें, उनसे फिर पूछा, भाई जी, मुझे सूक्ष्म जगत के बारे में जानने की काफ़ी इच्छा है और इसीलिए गुरुदेव ने आपके पास भेजा है। वो बोले, कहने को ही सूक्ष्म है, वरना स्वरूप तो इसका बहुत विराट है। थोड़ा बहुत जो कुछ भी गुरु कृपा से जान पाया हूँ वो बता दूंगा। चलो पहले खाना खा लें। मैंने कहा, चलिए मैं भी बनवाने में आपकी मदद कर देता हूँ। तो कहने लगे, खाना तैयार है, जा अंदर से ले आ, प्लेट में रखा है। मैं उठकर अंदर चला गया। 2 प्लेट रखी थी। गर्मा गर्म चावल और राजमा की खुशबू पूरे कमरे में भरी हुई थी। प्लेट लेके बाहर आ गया। खाना बहुत टेस्टी था, ऊपर से मेरे पसंद का भी था। राजमा चावल मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। तो कहने लगे, मैंने नहीं बनाया। मैंने सोचा शायद टिफ़िन वगैरह आता होगा, तो मैंने जनरली पूछ लिया, यहाँ इतनी दूर टिफ़िन कौन दे के जाता है? तो कहने लगे, टिफ़िन नहीं आता, सूक्ष्म जगत की कुछ शक्तियाँ सिद्ध कर रखी हैं, वही बना देती हैं। ये सुनकर मैं एकदम से चौंक गया। कानों पे यकीन नहीं हुआ। थोड़ा रुक कर मैंने उनसे दोबारा पूछा, सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ? कौन सी शक्तियाँ भाई जी? क्या ये खाना भी बनाती हैं? और मैंने आश्चर्य में भर के 2-3 सवाल एक साथ पूछ डाले। थोड़ा हंसकर बोले, अरे भाई आराम से, बताता हूँ। तो कहने लगे, काफ़ी पहले गुरु आज्ञा से भूत सिद्धि की साधना की थी। मैंने कहा भी था गुरुजी से कि मैं क्या करूँगा किसी भूत को सिद्ध करके। तो कहने लगे, कर ले, काम आएगी। गुरु की आज्ञा सिर आंखों पे। मैंने दोबारा कुछ नहीं पूछा, विधान लिया और साधना कर डाली। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आपको इनसे डर नहीं लगता? कहने लगे, डर काहे का? ये बेचारे तो खुद ही परेशान होते हैं और मेरे साथ रह के खुश भी हैं, क्योंकि गुरुदेव ने जो विधान दिया था उससे कोई निकृष्ट श्रेणी का भूत प्रेत सिद्ध हो ही नहीं सकता। कोई उत्तम कोटि का प्रेत
जो अपनी मुक्ति का मार्ग तलाश रहा होता है, वही इस साधना से सिद्ध होता है। दोस्तों, मुझे अब भी उनकी बातों पे विश्वास करना मुश्किल सा हो रहा था। इतने में ही उन्होंने एक और खुलासा कर दिया। बोले, वैसे मैं भी इनको कम ही परेशान करता हूँ। तब सारे काम मेरी खुद की परछाई ही कर देती है, तो इन बेचारों को क्यों परेशान करना। अब तो मैं और भी हैरान परेशान उनकी तरफ देखने लगा, और वो ये सब बातें बहुत सहजता से कहते जा रहे थे। और मैंने बहुत हैरान होकर उनसे पूछा, आपकी परछाई सारे काम कर देती है, इसका क्या मतलब है भाई जी? कहने लगे, हमजाद साधना, छाया पुरुष साधना, इन सब का नाम सुना है? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगे, जब मुझे पहले पहले इसका पता चला था तो शुरू में मैं भी हैरान रह गया था, लेकिन मैं जानता था कि तंत्र जगत में कुछ भी हो सकता है। यही तो इसका मजा है, नई नई चीजें जानने और सीखने को मिलती हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, हमजाद साधना से क्या होता है भाई? क्योंकि मैंने तो अब तक भूत प्रेत सिद्धि के बारे में ही सुना है। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, सिगरेट की एक डिब्बी बाहर निकाली और उसमें से 2 सिगरेटें निकाल ली। मैंने कहा, जी मैं सिगरेट नहीं पीता। तो कुछ नहीं बोले और सिगरेटें जलानी शुरू कर दी। एक सिगरेट मुंह में लेके कश लगाया और दूसरी सिगरेट जलाकर अपनी कुर्सी के पास ही जमीन पर सीधी खड़ी करके रख दी और कश लगाकर बोले, तेरे लिए नहीं थी। मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था और वो आराम से बैठे सिगरेट पी रहे थे। दोबारा जब नीचे देखा तो वो सिगरेट वहां कहीं नहीं थी। मैंने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई कि शायद इधर उधर गिर गई होगी, लेकिन कहीं नहीं दिखी। और इसी बीच उन्होंने हंस के पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा, जी वो सिगरेट जो आपने अभी अभी नीचे रखी थी। कहने लगे, उसने ले ली जिसके लिए जलाई थी। मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, दिमाग से एकदम सारे सवाल गायब हो गए। मैं उनकी तरफ देखे जा रहा था। तभी बोले, क्या हुआ, डर लग रहा है? मैंने कहा, नहीं, जब आप हो तो डर क्यों लगेगा, और वैसे भी गुरुजी ने आपके पास भेजा है तो डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन मैं ये सब चीज़ें देख के भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। कहने लगे, जानने के लिए ही तो आए थे और अब यकीन ही नहीं कर रहे। मैंने कहा, अपनी ही परछाई सिद्ध कर लेने के बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये कौन सी साधना है जिससे अपनी ही परछाई सिद्ध हो जाती है? आखिर परछाई कैसे काम कर सकती है? ये तो सिर्फ एक छाया ही तो होती है। सिगरेट पीते पीते कहने लगे, तंत्र में असंभव तो कुछ होता ही नहीं। ये एक मुस्लिम तंत्र की साधना है। हालांकि हमारे हिंदू तंत्रों में भी इसके कई विधान हैं, जिनमें इसे छाया पुरुष साधना कहा जाता है। और इसे सिद्ध कर लेने के बाद किसी बाहरी शक्ति पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अपनी परछाई ही वो सारे काम कर देती है जो भूत प्रेत करते हैं। मैंने फिर उनसे पूछा, जी कौन कौन से काम? तो बताने लगे, जैसे घर के काम, किसी की खबर मंगवाना, कोई सामान कहीं से मंगवाना या भेजना, इस तरह के तमाम काम ये कर सकता है। मेरे सामने तंत्र के नए नए रहस्य से पर्दा उठता जा रहा था। वो इतनी सरलता से ये सब बातें मुझे बताते जा रहे थे जैसे कोई आम सी ही बात हो। अब मेरी भी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैंने उनसे पूछा, ये परछाई कैसे सिद्ध होती है? तो कहने लगे, कई सारे विधान हैं इसको सिद्ध करने के। 14 दिन से लेकर 90 दिन तक की अलग अलग साधनाएं हैं। मैंने कहा, क्या इसमें कोई खतरा भी है? तो कहने लगे, देखो परछाई का रंग काला होता है। ये प्रकृति हमें बताती है कि ये हमारी ही एक नकारात्मक शक्ति होती है। एक तरह से ये हमारे ही नकारात्मक भाव, इच्छा, विचार और आशाओं का रूप है। साधना के दौरान जब ये सिद्ध होता है तो हमारा ही एक हमशक्ल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, वो भी काले रंग का। और क्योंकि ये नकारात्मक होता है तो साधक को प्रेरित करता है गलत काम करने के लिए। अगर साधक इसकी बातों में आकर बहक गया तो फिर ये उसका नुकसान ही करता है और साधक का अपना पतन शुरू हो जाता है। और अगर साधक साधनात्मक नियमों पर चलने वाला सकारात्मक इंसान हुआ, जो इसका प्रयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करता है, तो फिर कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये साधक को हजार तरीके के लालच देकर
उसको बहकाने का काम तो करता ही है। इसीलिए बहुत समझदारी से इसका प्रयोग किया जाता है और हर काम के बदले इसको कुछ न कुछ भोग देना होता है। वो सारी शर्तें साधक को इसकी सिद्धि से पहले ही इसके साथ तय कर लेनी चाहिए और उन पे हमेशा अडिग रहना चाहिए। मैंने पूछा, तो अभी आपने ये सिगरेट अपने हमजाद को ही दी थी? तो बोले, हाँ, मुझे सिगरेट पीने की आदत है और जैसे कि मैंने बताया, ये भी हमारी ही एक नकारात्मक शक्ति है, तो इसको भी सिगरेट पीने की इच्छा होती है। फिर उन्होंने मुझे हमजाद सिद्धि का पूरा विधान समझाया, उसकी नियम व शर्तें बताई। ऐसे बातें करते करते कब रात के 11:30 बज गए पता ही नहीं चला। कहने लगे, अब तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद मेरी आंखों में नींद कहाँ। मेरे अंदर तो सवालों का पूरा पिटारा भरा हुआ था। मैंने कहा, जी मुझे अभी नींद नहीं आ रही। हाँ, अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए। वो बोले, मैं अपनी साधना के लिए जा रहा हूँ, साधना का कर्म तो पूरा करना ही पड़ेगा, तुम आराम कर लो। दोस्तों, अब मैं भी उनको रोक नहीं सकता था। वो नहाकर अपने साधना कक्ष में चले गए और मैं वहाँ बैठा बैठा उनकी बताई हुई बातों को सोचता रहा और साथ में इधर उधर भी देखता रहा कि कहीं इनकी सिद्ध की हुई कोई शक्ति दिख जाए। वो करीब 1:30 बजे के आसपास अपने कक्ष से बाहर आए। दरवाजा खुलते ही पूरा एरिया धूप बत्ती खुशबू से भर गया। आते ही बोले, अरे अभी तक जग रहे हो? मैंने कहा, जी नींद नहीं आई। तो हंसकर बोले, हाँ भाई, इतना कुछ जानने के बाद नींद कहाँ से आने वाली। फिर उन्होंने वही बाहर ही चटाई बिछाकर एक टेबल फैन लगा दिया सोने के लिए और फिर कुछ देर और बातें करने के बाद हम लोग सो गए। दोस्तों, अगले दिन क्या क्या बातें हुई और रात को जब प्रकाश भाई ने आवाहन क्रिया की तब कौन सी ऐसी घटना घटी जिसे देखकर मैं भी अंदर तक सिहर गया था, ये सब बातें मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मुझे भी अब सोने जाना है क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप भी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।